हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यदि किसी रासायनिक परिवर्तन को एक या अनेक पदों में दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकारों में किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का परिमाण समान होगा, चाहे परिवर्तन किसी भी प्रक्रम में किया जाए। देखिए, जैसे एक परिवर्तन है आर से पी का बनना। अब ये जो है ये दो प्रकार से संपन्न हो सकता है। एक तो है डायरेक्ट आर से पी बन रहा है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, और ये एक प्रोसेस हुआ आर से पी का बनना डायरेक्ट। दूसरा तरीका है, दूसरा प्रक्रम है, पहले आर से ए बन रहा है, फिर ए से बी बनता है, और फिर बी से क्या बनता है, पी बनता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आर से जो डायरेक्ट पी बन रहा है उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो है डेल्टा एच, और जो सेकंड प्रोसेस है, सेकंड प्रक्रम है, उसमें क्या हो रहा है, आर से ए बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो है डेल्टा एच वन, ए से बी बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो डेल्टा एच टू, और बी से पी बनने में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो है डेल्टा एच थ्री। तो हेस नियम कहता है कि जो डेल्टा एच है वो जो है इक्वल है किसके, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। डेट मीन्स जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पे ही निर्भर करती है, पाथ पे निर्भर नहीं करती, और जो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन पे भी जो है हीट ऑफ रिएक्शन निर्भर नहीं करती। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनने के दो तरीके बता रखे हैं, और क्रियाकारक दोनों में ही क्या है, सेम है, ये देखिए, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रथम पाथ है, फर्स्ट पाथ है, उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड किस प्रकार बन रहा है, ऐसे ही आप देखेंगे सेकंड पाथ जिसमें जो है अमोनियम क्लोराइड का निर्माण अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे हेस का नियम लगाते हैं तो आप देखते हैं कि दोनों ही पाथ में जो है अमोनियम क्लोराइड जो अमोनिया और HCl गैसियस उत्पादों से बन रहा है, उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, हेस का नियम। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें हम जो है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो संभवन उष्मा है किसी कार्बनिक यौगिक की, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाया है कि आपको बेंजीन का संभवन उष्मा ज्ञात करनी है। तो संभवन उष्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेंजीन का 1 मोल बनाना है उसके अवयवी तत्वों से। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिख रखी है। इसमें आपको दे रखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और एथेन की जो दहन उष्माएँ हैं वो क्रम से 393, 285 एंड 1559 किलो जूल है। तो आपको जो है बेंजीन की संभवन उष्मा ज्ञात करनी है। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको मैंने रिएक्शन फॉर्मेट में लिखा है, और आपको बताना है लास्ट में, ये मैंने क्वेश्चन में जो पूछा है उसको लिखा है। अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से गुना करना है, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से गुना करना है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट है इसको 2 से, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको किससे करना है, 3 से गुना करना है। और फिर जो है इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ने पे जो है हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसमें से समीकरण 3 को आपको घटाना है। घटाने पे हमें ये फाइनल इक्वेशन मिलती है। जो पहली इक्वेशन है उसको आपने क्या किया, 2 से गुना किया, सेकंड को 3 से गुना किया, फिर हमने क्या किया, जोड़ा है। और जो फाइनल इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है, इसमें से आपने क्या किया है, समीकरण 3 को घटाया है, तो आपको ये जो है ये वाली समीकरण आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार जो है हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में है कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सल्फर एकांताक्ष है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कितना है, -300 किलो जूल, और विषम लंबाक्ष का
ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके लिए जो है एंथैल्पी परिवर्तन है -297.50 किलो जूल। तो अब आपको ज्ञात करना है विषम लंबाक्ष से एकंताक्ष कैसे, जब विषम लंबाक्ष सल्फर है वो एकंताक्ष में परिवर्तित होता है तो इसमें इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, जो समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को माइनस करना है। तो ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है विषम लंबाक्ष से एकंताक्ष वाली, वो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है और हमें आंसर मिलता है +2.5। फिर है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है कॉपर सल्फेट सॉलिड है, उससे जो है 5 वाटर के मोलिक्यूल आके जुड़ते हैं। तो आपको ये हीट ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करनी है, जो कि कितनी आती है -78.21 किलो जूल। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको 2 इक्वेशन लेनी पड़ेंगी। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कॉपर सल्फेट से जब 800 मोल वाटर के मोलिक्यूल जुड़ते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन ये होता है। ऐसे ही हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट से जब 795 वाटर मोलिक्यूल जुड़ते हैं तो एंथैल्पी परिवर्तन निम्न होता है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो हमें जो है कॉपर सल्फेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखिए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एक यौगिक में उपस्थित किसी विशेष प्रकार के बंध के 1 मोल को विभाजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसके औसत मान को हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे आप जो है मीथेन को कितना लेंगे, 1 मोल लेके चलेंगे। उसके बाद में जब मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध टूटता है तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है गैसीय उत्पाद बनेंगे। तो अगर चारों बॉन्ड जो हैं CS के टूटते हैं, मीथेन के टूटते हैं, तो हमें एंथैल्पी परिवर्तन है वो कितना है 1664.7। तो औसत बंध ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक बंध की, यहाँ ये जो एनर्जी है कितने बंधों की है, 4 बंध की है। आपको एक सिंगल बंध की ज्ञात करनी है तो 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो कितना आ गया 416.2 किलो जूल प्रति मोल। ये क्या कहलाती है, बंध ऊर्जा। अब देखिए एग्जाम्पल है, आपको जो है बंध ऊर्जा कैलकुलेट करनी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और आपको दे रखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड केमिकल रिएक्शंस आपको बता रखी है, और इनके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, जो है अब आपको इसमें समीकरण 2 और 3 को आपको 2 से गुना करके जोड़ना है। ये समीकरण कौन कौन सी है, ये सेकंड एंड थर्ड को 2 से गुना करके आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पे हमें ये वाली इक्वेशंस प्राप्त होती है, और इसमें से समीकरण 1 को घटाना है। तो घटाने पर जो है हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होती है। यहाँ पे ये 4H आएगा। तो यहाँ पे जो है ये C2H4 से क्या बन रहा है, 2 कार्बन एंड +4H, 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो ये क्या है, रिजल्टेंट इक्वेशन हमें प्राप्त होती है जब हम इसमें से इस वाली इक्वेशन में से समीकरण 1 को घटाने पे हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। एंथैल्पी परिवर्तन हमें कितना मिलता है, इसके लिए +22.57.14 किलो जूल। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में देखिए आप यहाँ पर जो है कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, और एनर्जी का उपयोग कितना हो रहा है, निकल नहीं रही है, ये ऊष्माशोषी ΔH+ है। तो 22,257.14 किलो जूल। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की बंध ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या है, आपको जो है CH बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी उसको घटाना पड़ेगा। तभी आपने देखा था मीथेन के केस में जो 4 CH बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 1664 थी। ठीक है।
तो इस 2257 में से हमने क्या किया है, 1664 घटाया, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आ गई 592.34 किलो जूल। थैंक यू।